हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी को। अब क्योंकि न्यू एनसीईआरटी यहाँ पे आ चुकी है, या यूँ कह सकते हैं आने वाली है, तो इसके अंदर क्या है, इस बार पार्ट के अंदर आई है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आई है। हम ये डिस्कस करेंगे इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, कैसे उसको पढ़ना है, और क्या चीज़ें हार्ड हो गई है, क्या चीज़ और मुश्किल कर दी गई है, या फिर आसान है या मीडियम है। जो भी बातें हम सारी की सारी यहाँ पे समझ रहे होंगे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे और हर एक पार्ट को समझेंगे, यहाँ पे क्या बात यहाँ पे बताई गई है हमें। तो पहली बात तो ये कि अभी ऑफिशियली तो बुक जो है देखने को नहीं मिल रही है। राइट, आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं कि मैंने किस टाइम पे सर्च किया बुक को। तो यहाँ पे 9th के लिए सेट किया, यहाँ पे SST के लिए। तो यहाँ पे बुक नहीं दिखा रहा है एक्चुअली में, कमिंग सून आ रहा है अभी भी। बट कमिंग सून होने के बावजूद भी जो बुक यहाँ पे मिली है वो एक स्टूडेंट की वजह से बुक मिल गई, तो उसकी वजह से मुझे पता चला कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रखी है। ठीक है, तो आपकी जो न्यू बुक है वो कंबाइंड है। कंबाइंड मतलब है आपके जो भी पार्ट्स होते थे, आपका जियोग्राफी का पार्ट होता था, हिस्ट्री का होता था, सिविक्स का होता था, इकोनॉमिक्स का, वो सब कुछ कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक टू द स्टूडेंट फॉर प्रोवाइडिंग द बुक। दैट इज हियर इज अ PDF, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये PDF है पूरा 58 MB का, और इसके अंदर आई थिंक मुझे रिमेंबर है कि 248 पेजेस है इसके अंदर। ठीक है, तो बुक जो है ऑफकोर्स ज़्यादा बड़ी तो है ही, 248 बुक्स पेजेस हैं उसके अंदर, इसलिए क्योंकि चारों बुक कंबाइन कर दी। अब कंबाइन कर दी तो बुक तो बड़ी बननी ही थी। ठीक है, और ये भी पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा बाद में। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इसके बाद भी पार्ट 2 आने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं चैप्टर्स कौन कौन से हैं। हालांकि सिलेबस पहले ही रिलीज हो चुका था, हमें आइडिया था क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना है। बट फिर भी जब बुक आ जाती है, ठीक है, तो बुक के बाद हमें प्रॉपर आइडिया मिल जाता है कि एक्चुअली में उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं। ठीक है, वो चीज़ हमें अच्छे से आइडिया लग जाती है। तो पहले जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ये एक्सप्लेन किया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे पॉलिटी को, हिस्ट्री को, और जियोग्राफी को, इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। तो इसके अंदर बताया गया कि आखिर ये पढ़ना क्यों है, इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है जहाँ पे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाएगी कि आपको बेसिक बेसिक आइडिया हो। हालांकि मेरी एक बात यहाँ पे ध्यान से सुन लेना कि जो भी बच्चा इससे पहले अच्छे से पढ़ाई करता था, इंक्लूडिंग मैं कह लूँ कि 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, अगर उसने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है SST के अंदर, वो ठीक से चीज़ों को समझता था पहले से, और उसका बेसिक अच्छा हो रखा है, जो जिसने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है उसका बेसिक अच्छा है, तो उसको इस बुक को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका बेसिक वीक रहा है पहले से, उनको लग सकता है कि कुछ टॉपिक नया नया सा लगे। नया नया नहीं होगा, चीज़ें पुरानी है इसके अंदर बहुत सारी, लेकिन क्योंकि आपने पहले पढ़ाई नहीं करी इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल फ्रेश पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ आप भूल चुके हैं। दो केसेस हैं, या तो भूल चुके हैं या तो अपने अच्छे से नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, तो दो रीज़न है ये जिसकी वजह से आपको चीज़ें लगेंगी बहुत ज़्यादा फ्रेश है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पुरानी हैं ऑलरेडी, जो कि आपने छोटी क्लासेस के अंदर कभी ना कभी उन चीज़ों को देख रखा होगा। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे अंडरस्टैंडिंग पहले भी बिल्ड की जाती है जब छोटी क्लास में कोई सा भी स्टार्ट करते थे टॉपिक। जैसे 6th में भी अगर आपका सेपरेट करके पढ़ाते हैं बाई चांस, तो वहाँ पे एक्सप्लेन करते थे, राइट, वाई वी आर स्टडिंग पॉलिटी, वाई वी आर स्टडिंग जियोग्राफी वगैरह, ऐसे हिस्ट्री क्यों पढ़ते, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैं खुद 6th में जब था तो उस टाइम में पढ़ाया गया था कि वाई वी आर स्टडिंग हिस्ट्री। ठीक है, वो फर्स्ट क्लास जो थी। अब जियोग्राफी के अंदर क्या है, पहला यहाँ पे जियोग्राफी से स्टार्ट कर रखा है, मतलब चैप्टर 1 तो वो देख लो, वो क्या है, ओवरऑल चैप्टर है। ठीक है, इसका किसी में वो पार्ट नहीं है कि ना ये ज्योग्राफी का ना हिस्ट्री का, तो अंडरस्टैंडिंग बता रखी है। ज्योग्राफी के अंदर जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, जो कि है शेपिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस, यानी अर्थ का जो सर्फेस है, हमारी अर्थ पे जितनी भी लैंड फॉर्म है वो कैसे बिल्ड हो रखी है। लैंड फॉर्म हो गया, कहीं पे पानी है, बीचेस है, ओशन है, राइट, हर एक चीज़ कैसे बिल्ड हो रखी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। चैप्टर 3 के अंदर एटमोसफेयर और क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया गया है। एटमोसफेयर क्या होता है, एटमोसफेयर हमारा जो कि ये क्या होता है कि एनवलप टाइप एयर होती है, राइट, जो कि अर्थ को कवर करके रखती है। तो इसके अंदर भी लेयर्स होती हैं, तो लेयर्स के बारे में पढ़ना है। फिर क्लाइमेट के अंदर फर्क कैसे आता है, क्लाइमेट में फर्क कैसे आता है। अब क्लाइमेट में फर्क आता है, इसमें मतलब क्लाइमेट बहुत लंबे समय तक रहता है, सस्टेन करता है, वेदर बहुत कम समय तक रहता है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है उस बारे में समझाया गया है। हिस्ट्री के अंदर अच्छी बात है यहाँ पे कि अर्ली ह्यूमंस और बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ाया गया है। ठीक है, राइट, पहले कैसे ह्यूमंस का आना हुआ, राइट, कैसे उनके अंदर चेंजेस आए, ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया गया है। ठीक है, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। और चैप्टर नंबर 5 है जिसमें कि स्टेट और सोसाइटी बता रखी है। स्टेट और सोसाइटी का अभी मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। स्टेट और सोसाइटी पढ़ना है आपको, 1000 CE तक पढ़ना है यहाँ पे। पॉलिटिकल साइंस के अंदर वही पुराने चैप्टर हैं जो कि पहले हुआ करते थे। एक तो डेमोक्रेसी आपका, एक इलेक्शंस है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत ज़्यादा। डेमोक्रेसी क्यों आवश्यक होती है हमारे लिए, ये जानना हमें ज़रूरी है। और इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं, कैसे करवाए जाते हैं, राइट, कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के अंदर, पार्टिसिपेट करता कौन एक्चुअली में, पार्टीज करती हैं, वो पार्टीज बनती कैसे हैं ये भी बताया गया है। पार्टीज का कुछ सिंबल होता है, जैसे कि कमल होता है, हाथ होता है, तो ये सब सिंबल्स कैसे आते हैं। ठीक है, ये सब कुछ वहाँ पे डिसाइड किया गया है। कोई भी जो सरकार बनती है वो स्टेट के लिए कैसे कंसिडर की जाएगी, सेंटर की कैसे कंसिडर की जाएगी, ये सारी बातें इलेक्शन चैप्टर के अंदर बताई गई है। इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, ऑफकोर्स वो भी डिस्कस कर रखा होगा इसके अंदर। इकोनॉमिक्स के अंदर बात कर लें तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे ये दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और एक है यहाँ पे द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, इकोनॉमिक्स हमें पता है, इकोनॉमिक्स हमारे जो पैसों से रिलेटेड चीज़ें उसके बारे में बात की जाती है, राइट। चॉइस की प्रॉब्लम, चॉइस मतलब क्या, राइट। अब चॉइस होता है, राइट, आपको कुछ और खरीदना हो, मुझे कुछ और खरीदना हो, सबकी अलग अलग यहाँ पे नीड्स हो सकती है ना। वही चीज़ है यहाँ पे। और प्राइस पजल यानी कि अब जैसे प्राइस है मार्केट में किसी चीज़ का ज़्यादा होता है, कम होता है, उसके बाद जैसे मार्केट पे इन्फ्लुएंस आता है, तो ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं, क्यों किसी चीज़ का जो रेट बढ़ जाता है, कम हो जाता है, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, राइट। डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं इस चैप्टर के अंदर। तो अब यहाँ पे और इसको डिटेल में समझते हैं। जहाँ पे चैप्टर नंबर 2 हमारा जियोग्राफी का, जिसमें क्या बोलेगा, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, जिसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, वो सारी बातें आप डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पहले तो अर्थ का जो सरफेस है, राइट, वो ऐसा क्यों है, अर्थ का सरफेस है ही क्यों ऐसा, है ना। प्लेट टेक्टोनिक्स होती है, टेक्टोनिक्स प्लेट्स होती हैं जो अर्थ के सरफेस के नीचे होती है, वो क्या होती है, उनके मूवमेंट से क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली आपने सुना होगा अर्थक्वेक वगैरह के बारे में, बट सिर्फ इतना ही नहीं, हमें और डिटेल में जाना है इसके अंदर। लैंडफॉर्म्स बनते कैसे, उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। आखिर ह्यूमन बींग्स का इन लैंडफॉर्म से क्या रिलेशन। आप देखो लैंडफॉर्म जैसे कि कहीं प्लेट्यू हो सकता है, प्लेन्स हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो अलग अलग सिस्टम होता है, राइट। हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग खेती करेंगे तो कौन से वाली जगह पे करेंगे, है ना। कुछ हमारे माउंटेन्स होते हैं, तो ऐसे अलग अलग लैंडफॉर्म है, वो उससे हमारा रिलेशन है बहुत ज़्यादा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से। उसके अलावा जब डिजास्टर्स आते हैं, तो डिजास्टर जो भी नेचुरल डिजास्टर आ सकते हैं हमारे, ठीक है, उससे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स वगैरह कैसे होता है, बनता है, ठीक है, वो सब कुछ भी जानेंगे हम यहाँ पे, कैसे ह्यूमंस की लाइफ पे जो है फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया गया होगा यहाँ पे, जहाँ पे इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल क्रस्ट, ये चीज़ आपने देखी होगी छोटी क्लासेस के अंदर भी, गारंटीड देखी होगी, जहाँ पे पढ़ाया जाता था आपको, राइट, कि मेंटल क्या होता है, आउटर कोर, इनर कोर क्या होता है आपका, राइट। ये लिथोस्फेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ समझना पड़ेगा, राइट। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, मेंटल क्या होता है, ये एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, आउटर कोर क्या होता है, इनर कोर क्या होता है। यहाँ पे आप ये समझेंगे, राइट, इनका डिस्टेंस कितना होता है, राइट। यहाँ जो अर्थ का जो सेंटर है, यहाँ से ये सेंटर से डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंसेस भी आपको पढ़ने पड़ेंगे इसके अंदर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, सबको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि इसके अंदर कौन से मिनरल पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी है इसके अंदर। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट का। एटमॉस्फेयर से समझ में आता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो लेयर्स होती है उनकी बात की जाएगी, जिसमें कि आपका मेसोस्फीयर होता है, ठीक है, स्ट्राटोस्फीयर होता है, यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर होता है। ट्रोपोस्फीयर के बाद एक बीच में एक एरिया आता है, ट्रोपोपोज बोलते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटोपोज बोलते हैं, मतलब जहाँ पे ये खत्म होती है, मेसोपोज बोलते हैं, मेसोपोज, ठीक है। और आपका एक्सोस्फीयर तो मतलब बिल्कुल ही बाहर की दुनिया है, ठीक है। थर्मोस्फीयर के अंदर आपका जैसे सैटेलाइट हो सकता है, ऑरोरास कहाँ फॉर्म होते हैं आपकी, ऑरोरास यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। एरोप्लेन्स कहाँ पे फ्लाई करते हैं, किस जोन में होते हैं, ओजोन किस जोन में होती है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है, ये टॉपिक देखा जाए तो 5th में भी पढ़ाया जाता है, 6th में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट ये चीज़ें वापस लेके आई गई हैं। इसका एक और रीज़न है बहुत ही प्यारा सा, जो कि आपको समझ लेना चाहिए भी कभी। होता क्या था इन जनरल, जब भी आगे जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, आगे जब भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता था, वो कोई सा भी एग्जाम हो सकता है, राइट। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर जैसे CUET वगैरह होगा आपका, यूनिवर्सिटी के लिए जो एग्जाम्स वगैरह आने लग गए हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी का एग्जाम होते थे, एंट्रेंस एग्जाम होते थे, किसी जॉब के लिए गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह होता था, तो उसमें क्या होता था, जब चीज़ें पूछी जाती थी इन चीज़ों से रिलेटेड, पॉलिटी वगैरह से, तो उसमें होता क्या था कि आपको 6 से पढ़ाई करनी पड़ती थी, 6th का, 7th का, 8th का, 9th का, 10th का, आप सब कुछ मतलब पढ़ते थे, ये पॉलिटी वगैरह सब कुछ समझते थे और फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते थे। बट अब ऐसा कर दिया है इसके अंदर कि आप इतना ही पढ़ेंगे ना, अब 9th से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, अभी जो करंट जो इस सिलेबस अपडेट हुआ है इसके अकॉर्डिंग, तो उतना भी इनफ रहेगा। हालांकि पहले भी इनफ हुआ होता था, ऐसा नहीं करके पहले इनफ नहीं था, लेकिन पहले थोड़ी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती थी, आपको 6 से चीज़ें पढ़नी पड़ती थी, 6th क्लास का भी पढ़ना पड़ता था, 7th का भी पढ़ना पड़ता था, चीज़ें पता होनी चाहिए थी। लेकिन अब ऐसा कर दिया इन लोगों ने, ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग डाल दिया कि आपको अभी से चीज़ें क्लियर रहेंगी, और कहीं ना कहीं आपका एफर्ट थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि आप थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं अब सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है कहीं ना कहीं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लाइमेट के ऊपर फर्क किससे पड़ेगा, इन चीज़ों से पड़ेगा, ठीक है। पहले तो वेदर में कैसे फर्क आता है, कौन सा यहाँ पे जो जोन है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कहाँ पे सनरेज कैसे एक्ट करती है, उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपको डिटेल में अच्छे से एक एक चीज़ इसकी समझनी है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ इस चैप्टर का, इसको जरूर ध्यान से समझना है, इसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट। इसको समझ लोगे तो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है, क्योंकि आपका जो ज्योग्राफी होता है ना, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, राइट, कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको मानसून का मैकेनिज्म पढ़ा रखा है, मानसून कैसे आता है भारत के अंदर वगैरह वगैरह, ऐसा बता रखा है, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन एमिशंस वगैरह, उसको कैसे कम किया जा सकता है हमारे अर्थ के लिए, मतलब क्लाइमेट बचाने के लिए, ठीक है। अब उसके अलावा चैप्टर नंबर 4 जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है, जिसमें अर्ली ह्यूमंस और बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन बताया गया है, यानी कैसे ये इंसानों की सभ्यता यहाँ पे शुरू हुई, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे वो रूट्स बताए गए हैं कि होमो डिस्पर्सल मतलब यहाँ पे जो इंसान लोग थे, वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ ट्रैवल किए होंगे उस टाइम पे, तो ये सबको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब क्योंकि ज्योग्राफी लैंड अलग अलग था, लोग अलग अलग जगह रहते थे, है ना। अब अर्ली ह्यूमंस की बात करें तो उस टाइम पे लोग फ्लैश खाया करते थे, उनकी फेस का स्ट्रक्चर अलग रहा होगा, काफ़ी स्ट्रांग रहा होगा, राइट। उनका चेहरा जो है काफ़ी वाइड भी हो रहा होगा उस टाइम पे,
राइट। तो वो सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे चेंज होती गई समय के साथ साथ। आज हमारे चेहरे इतने वाइड नहीं होते, नॉर्मल होते हैं। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि हम इतना हार्ड फूड नहीं खाते, क्योंकि उस टाइम पे वो सिर्फ फ्लैश वगैरह खाते थे, तो उनका बहुत ज़्यादा जो फेस था वो हार्ड हुआ करता था। राइट, वो सारी रीजंस हैं। उनका स्ट्रक्चर अलग हुआ करता था, लेकिन आज स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि धीरे धीरे हमें समय के साथ क्या है, जैसे जैसे जियोग्राफिकल लैंड के अंदर अपना चेंजेस आया, वैसे वैसे इंसानों के अंदर भी चेंजेस आया है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे फर्क पड़ी हैं। इंसानों ने कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ बनाई भी होंगी, कुछ इन्वेंट भी किया होगा। पहले कम्युनिकेट कैसे करते थे, आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें यहाँ पे आर्कियोलॉजी जो बताई गई, जैसे कि आपने पहली भी क्लासेस के अंदर पढ़ रखा होगा, वो सिविलाइजेशन पढ़ते थे हड़प्पा की। ठीक है, वो पढ़ते थे, मोहनजोदारो वगैरह पढ़ते थे। तो जैसे ढोलावीरा पढ़ा होगा आपने गुजरात के अंदर, राखी गढ़ी पढ़ा होगा आपने। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दोबारा रिपीट की गई है, कैसे वो लोग उस टाइम पे पोइट्री बनाते थे, क्या क्या उन्होंने चीज़ें स्टार्ट करी थी, वो सब कुछ यहाँ पे जो स्कल्स दिख रहे हैं, स्कल्स भी हम ये बताएं कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जो होमो के जो स्कल्स जो पाए गए, यानी होमोसेपियंस हम लोग इंसानों की बात करें यहाँ पे, तो वो कैसे कैसे स्कल थे उनके। देखो कितना ज़्यादा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है उनके, कितना ज़्यादा स्ट्रक्चर में सबके डिफरेंसेस आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। राइट, तो इनके जियोग्राफिकल लैंड की वजह से डिफरेंसेस थे। राइट, कहीं पे हो सकता है एग्रीकल्चर पहले आ गया हो, कहीं पे बाद में आया हो, तो इन चीज़ों से फर्क पड़ रहा था। ठीक है, और कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे सूटेबल नहीं होता एग्रीकल्चर, तो उस केस में वो लोग क्या करें, ऐसा भी होता है। और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे कि आपको इजिप्ट के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको वो बताया जाएगा कि पिरामिड कैसे काम करते थे उस टाइम पे हायरार्की क्या थी उसमें काम करने की। ठीक है, तो वो सारा जो वहाँ का था इजिप्ट वगैरह का, वो सब कुछ भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला चैप्टर, स्टेट इन सोसाइटी। ये थोड़ा सा अलग चैप्टर है, इसमें क्या बात की गई, इसमें वैदिक पीरियड की बात की गई है। वैदिक पीरियड क्या होता है? वैदिक पीरियड मतलब कह सकते हो एक तरीके से जिस टाइम पे नॉलेज वगैरह अटेन की गई, गेन की गई। राइट, आपका ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ये सब वेदास जिस टाइम पे बने उसके बारे में बात की गई। वेदास को कैसे कैसे डिस्कवर किया गया, किस टाइम पे क्या कॉन्सेप्ट थे फिलोसफिकल, क्या कॉन्सेप्ट थे उस टाइम पे, उसके बारे में बात की गई है। राइट, तो बता रहेगा कि सोसाइटीज़ और स्टेट्स उस टाइम पे कैसे काम करते थे 1000 सीई से पहले। ठीक है, उस टाइम पे स्टेट्स और सोसाइटीज़ कैसे निकल गई अलग अलग इंडिया के पार्ट से, है ना, सब कॉन्टिनेंट से कहाँ से निकल गई, वो सब बात की गई है। धर्म के बारे में, धर्मा क्या होता है, ठीक है। ये जो आइडियाज़ थे धर्मा के, राइट, जो हमारे जो आइडियाज़ थी, वैल्यूज़ थी उस टाइम पे, है ना, सोशल वैल्यूज़ होगी, गवर्नेंस होगी, कैसे उस टाइम पे चीज़ें लाई गई, पॉलिटिकल चीज़ें कैसे उस टाइम पे डिज़ाइन की गई, ये सारी बात यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, कैसे यहाँ पे जो सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स अलग अलग हुए। राइट, ऑक्यूपेशन वाले ग्रुप यानी जिन लोगों ने सोचा कि हमें क्या काम करना है क्या नहीं करना है। कुछ लोगों ने एडमिनिस्ट्रेट किया यानी कि गवर्न किया लोगों को कि तुम्हें इस तरीके से काम करना है। तो ये सब कुछ कैसे टाइम टू टाइम जो चीज़ें डेवलप हुई वो सारी इस चैप्टर के अंदर बात की गई है। पूरी उस टाइम के सोसाइटीज़ की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बता रखा है सभा क्या होती थी। सभा तो हम सुनते ही में समझ में आ रहा है, right, जिनका काम जुडिशियल फंक्शन का काम करती थी, है ना। इसके अंदर कुछ लोग आपके सिलेक्टेड लोग काम करते थे। समिति क्या होती है? समिति में एक बड़ा ग्रुप होता था, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे पॉलिसी डिस्कशंस हुआ करते थे, है ना, उसके बाद डिसीजन लिया करते थे, पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में बात करते थे। विधाता, विधाता एक बहुत ही बड़ी पॉपुलर गैदरिंग हुआ करती थी। ठीक है, और किस कम्युनिटी की होती थी, ठीक है, वो सब कुछ इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर तो नहीं बोलूँगा इसको, जो बात सच है वो नहीं सच है। ठीक है, देखो एक्चुअली में इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट वही है कि वैदिक पीरियड है तो आपको समझने में ऐसा कुछ नहीं जाता। आप थोड़ी बहुत तो थिंकिंग इसके अंदर भी डेवलप आप कर ही लोगे। चीज़ें आपको याद करने के लिए बहुत सारी मिलेंगी, तो आपको याद भी करनी पड़ेंगी। ये मैं पहले ही वार्न कर देता हूँ आपको। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ समझ समझ के कर लेंगे। हिस्ट्री के अंदर तो वैसे ही आपको चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। हिस्ट्री का ऑलमोस्ट सबके अंदर ही याद करना है, बट एक छोटा सा माइनर डिफरेंस होता है जो हमें देखने को मिलता है। जियोग्राफी, हमारा जियोग्राफी के अंदर कॉन्सेप्चुअल है, बट हिस्ट्री में इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी यानी कि पॉलिटी के अंदर आ चुके हैं। पॉलिटी के सेक्शन के अंदर डेमोक्रेसी तो बहुत प्यारा चैप्टर है। राइट, डेमोक्रेसी इतना मुश्किल है भी नहीं। डेमोक्रेसी कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, आज के टाइम पे क्या अंडरस्टैंडिंग है इसकी, इसकी डेमोक्रेसी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उसके बारे में बात की गई है। इंडिया के अंदर कैसे डेमोक्रेसी काम करती है, इस वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स के अंदर बाकी कंट्रीज में कैसे काम करती है डेमोक्रेसी, इसके बारे में बात किया गया है। और क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है हमारे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपका नीति आयोग हो गया। अब नहीं पता किसी को तो जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। बट डेमोक्रेसी का मीनिंग जो है इससे भी ऊपर है, कहीं ना कहीं इससे भी ज़्यादा चीज़ें हमें डेमोक्रेसी के अंदर समझनी होती है। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ आपको ड्रॉबैक्स भी पता होने चाहिए। अगर डेमोक्रेसी अच्छा है तो अच्छा है, बट कुछ चीज़ों में खराब भी तो हो सकता है। वो खराब वाले क्या पॉइंट हो सकते हैं, क्या अगर डेमोक्रेसी ना हो तो चीज़ें डेवलप करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो चैलेंजेस बोल रखे हैं इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर, क्या क्या चैलेंजेस आए, ठीक है, कैसे हमारी चीज़ यहाँ पे रिफॉर्म हुई, कैसे क्या बना, सब कुछ वो सब कुछ भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है डेमोक्रेसी चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्शंस का चैप्टर है। इलेक्शन मैंने बताया था आपको, इलेक्शन हमारे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्शंस बाय द टाइम कैसे कैसे डेवलप हुए, कैसे लोगों की वोटिंग करवाई जाती है, क्या सिस्टम होता है, वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया। इलेक्टोरल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं,
है ना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लोग कैसे करते हैं, उसके अंदर फेयरनेस कैसे आता है, राइट। ये ना हो कि उसके अंदर किसी को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, किसी को कम वैल्यू मिल रही होती है, सब कुछ कैसे डिसाइड होता है किसी भी इलेक्शन के अंदर, है ना। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन होता है हमारा, जैसे कि मैंने नीति आयोग बताया, वैसे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट मतलब ऐसे कोचिंग की बात नहीं कर रहा है, इंस्टीट्यूट मतलब एक बॉडी है जो कि यहाँ पे पूरा इसके ऊपर ध्यान रखती है। तो उसका क्या काम है, पहली बात तो ईसीआई तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में डेफिनेटली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ईसीआई का क्या काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाते हैं। वो लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस वो लोग फॉलो करते हैं, क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है, कैसे कैसे चीज़ें काम करती है, ठीक है, उसमें कौन कौन से लोग काम कर रहे होते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि डेफिनेटली हमसे पूछा भी जाएगा एग्जाम के अंदर। अब जब इलेक्शन करवाए जाते हैं तो इतना तो ईजी होता नहीं इलेक्शन करवाना, बहुत ही ज़्यादा धांधलीबाजी होती है। तो उस केस में क्या क्या चीज़ें की जाए जिससे कि इलेक्शन आपके प्रॉपरली हो पाए, ठीक है, और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे डील किया जाता है, उन चैलेंजेस से क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी बातें इलेक्शन चैप्टर के अंदर हमने कर रखी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 चैप्टर आपका, जिसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स है, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसमें कि इकोनॉमिक्स जो है कैसे काम करती है ना, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमें पूछने चाहिए। जैसे कि स्कार्सिटी क्या होता है, स्कार्सिटी मतलब किसी चीज़ की कमी होती है। जैसे अनलिमिटेड वांट्स, अगर बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करने लग जाए, उस केस में भी स्कार्सिटी आ सकती है, चीज़ें खत्म हो सकती हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसका मतलब भी टेक्निकली कहीं ना कहीं स्कार्सिटी, चीज़ें खत्म हो रखी है। दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलिमिटेड नीड्स है, जब भी चीज़ें खत्म होंगी, और लिमिटेड बहुत चीज़ है, मतलब चीज़ खत्म हो रखी है। फिर यहाँ पे फ़र्क पड़ता है चॉइसेस का। अब जब ऐसा कुछ हो रखा हो, ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रखा हो हमारी लाइफ के अंदर, तो हमें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या बनाना इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को बनाना कैसे है ये भी इंपॉर्टेंट है, और किसके लिए बनाना है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको चीज़ सोचते हो कि मार्केट में ये चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है, या कोई चीज़ अवेलेबल अगर नहीं है, तो उस चीज़ को आप बिल्ड करोगे। बट बिल्ड करने से पहले भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। पहली बात तो बनाना क्या है, दूसरी बात क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, तीसरा किसके लिए बनाना है, किसी के काम तो आना चाहिए मार्केट के अंदर, जब भी उसका फायदा है, नहीं तो आप कुछ भी ऐसी मार्केट के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन चीज़ों की भी यहाँ पे। तो इकोनॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, और मुझे लगता है इकोनॉमिक्स समझना हमारे लिए एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल लाइफ में भी हमारे काम आता है। ठीक है, इसके बाद एक और चैप्टर था जिसको कि मेंशन नहीं कर रखा है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। देखो 9th जो चैप्टर है ना आपका, वो डिमांड एंड सप्लाई पे ज़्यादा वर्क कर रहा है। तो वहाँ पे क्या ग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ग्राफ्स। कुछ ग्राफ्स बन रखे होंगे, ठीक है, उन ग्राफ्स को देख के आपको ये नहीं सोचना है कि हाय राम ये क्या हो गया, ग्राफ्स क्यों बन गया, इसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ बनते हुए दिख जाएंगे डिमांड सप्लाई के, कुछ कर्व्स बनते हुए दिख जाएंगे ग्राफ के अंदर। तो उन चीज़ों को समझना है एक्चुअली में, क्योंकि बिना समझे आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे होगे, आपको ग्राफ्स को डिटेल में समझना पड़ेगा, राइट। कौन सा एक्सेस किस चीज़ को दिखा रहा है, ये ग्राफ लीनियर बन रहा है तो क्यों बन रहा है, कर्व है तो इसमें क्यों है, राइट, ग्राफ अप एंड डाउन जा रहा हो तो क्यों जा रहा हूँ, खैर ऐसा कुछ है नहीं उसके अंदर इतना। ठीक है, मैं आपको एक बेसिकली बात समझा रहा हूँ। तो ग्राफ्स उसके अंदर जो दे रखे हैं उनको डिटेल में समझना पड़ेगा आपको, तभी आप जो है इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो अब चीज़ें यहाँ पे क्या क्या फॉलो करनी चाहिए आपको, जो मेरे अकॉर्डिंग अब मुझे लगता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेबस बहुत हार्ड हो गया है, ऑफ कोर्स सिलेबस वास्ट है, जो कि पहले भी हुआ करता था। अब ऐसा नहीं है ना, अगर एक बुक बना दी तो ये नहीं कह सकते सिलेबस कम हो गया या सिलेबस ज़्यादा हो गया, क्योंकि पहले भी 4 बुक्स हुआ करती थी, उन्हीं बच्चे पढ़ते थे। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कोई 9th क्लास एग्जिस्ट कर रही है इस दुनिया के अंदर, पहले भी किया करती थी, आज भी करती है, परसों भी करेगी, ठीक है, आने वाले 5 साल बाद भी करेगी। तो इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बट फ़र्क पड़ता है इस बात से कि आप इस चीज़ को डील कैसे करेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे। पहले भी डील ऐसे होता था, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं, थोड़ा बहुत एक चीज़ है जो आपको हो सकता है ना पता हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली बात तो एनसीईआरटी रीड करनी है, बिल्कुल करनी है रीड एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी रीड करो, वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करो, हाईलाइट करो। और इंपॉर्टेंट अगर आपको नहीं पता तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा। आपके यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे, टीचर से अपने डिस्कस करो क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग उसको मार्क करो चीज़ों को, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको। बिना नोट्स बनाए देखो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। आप पूरी बुक को 248 पेजेस की बुक है, आप उसको बार बार नहीं पढ़ सकते, है ना। और आप सोचो कि आप कहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, पढ़ लोगे, ऐसा कुछ शॉर्ट नोट्स किसी के, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। आपको एक काम करना है, आप खुद एक नोटबुक लेनी है और कोशिश करनी कि नोट्स लिमिटेड बनाने बट अच्छे बनाने, राइट। आपको ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उसको सजाना है, बैठ के सजाओगे बहुत ज़्यादा, उसमें भी नुकसान होगा, आपका समय बर्बाद होगा बहुत सारा। क्योंकि देखो जो चीज़ें ना वो ज़्यादा हैं, तो करने में टाइम लगेगा आपको इवेंचुअली आपको टाइम लग रहा होगा करने में। तो आपको ऐसे नहीं करना कि आप बहुत सारे फूल पत्तियां लगा रहे हो उसके नोट्स के अंदर। ऐसे नोट्स बनाने जिनको आप ठीक से स्टडी कर सकते हैं, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाने जिसको आप एग्जाम टाइम पे भी इजीली रिवाइज कर पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करनी है कि हर चैप्टर के अंदर कम से कम आप जो है 20 to 25 क्वेश्चन आंसर जरूर ऐड करें। 20 to 25 क्वेश्चन आंसर, प्रॉपर क्वेश्चन होना चाहिए चैप्टर का, और उसका प्रॉपर आंसर कि उसको लिखना कैसे उसी फॉर्मेट के अंदर। और आंसर्स आपको पता है पॉइंट्स के अंदर लिखने होते हैं, तो कोशिश करना सारे आंसर आप पॉइंट्स के अंदर ही लिख रहे हो, ठीक है। पॉइंट में लिखने से ही आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इतना क्लियर है आपको।
अब क्योंकि आंसर लिखते वक्त ना हमें लेंथ भी चाहिए होती है, बिना लेंथ के आपके आंसर अच्छे नहीं लगते एसएसटी के अंदर, ठीक है। तो पैराज में आप लेंथ ला नहीं पाओगे, पैराज लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पॉइंट्स में लिखोगे लेंथ भी हो जाएगी पॉइंट के अकॉर्डिंग। मान लो एक पॉइंट आपने इतना ही लिखा, एक मान लो पेज इतना बड़ा था बट पॉइंट इतना ही लिखा, तो पॉइंट कंसीडर किया जाएगा पूरा। अब पैरा लिखने बैठोगे आपको लिखने में प्रॉब्लम आएगी। अब पैरा लिखोगे तो पता चले 3 लाइन जो आप पॉइंट में लिख सकते थे उसको आपने पैरा के अंदर लिख दिया, जो कि 2 लाइन में खत्म हो गया, तो नुकसान हुआ आपका कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पॉइंट्स के अंदर ही आंसर लिखने होते हैं, ये भी आपको बता दूं। अब कॉन्सेप्ट्स के अंदर फोकस तो करना, बट कॉन्सेप्ट है किसके अंदर, हमें तो नहीं दिखता एसएसटी के अंदर कॉन्सेप्ट। तो देखो, जियोग्राफी के अंदर कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट है, क्या हिस्ट्री के अंदर नहीं है? देखो सच बताऊं तो हिस्ट्री के अंदर चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रेस पाथिंग वगैरह बता भी रखी है, क्रेडिट कोई व्यक्ति कहाँ से कहाँ गया उसका चेंज आया, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो एक्चुअली में एक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक सी कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे चीज़ आपको अप्लाई करनी पड़ सकती है। तो उसके अंदर क्या है, एक तो आपका इकोनॉमिक्स है जहाँ पे आपसे चीज़ें कॉन्सेप्चुअली पूछ सकते हैं, है ना, वो कुछ भी एक सिनेरियो बना सकता है डिमांड सप्लाई का, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ज्योग्राफी के अंदर लैंड फॉर्म्स कैसे डेवलप हो रहा है उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे आंसर जो भी आएंगे कि लैंड फॉर्म कैसे डेवलप वगैरह होता है एंड इनमें क्या डिफरेंस है, तो आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे होंगे खुद से। नहीं तो सिर्फ रिटर्न पे बैठे रहोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ोगे, स्पेशली जियोग्राफी इकोनॉमिक्स के अंदर, तभी चीज़ें काम करेंगी। हिस्ट्री के अंदर इतना आपका कॉन्सेप्चुअली नहीं है, हिस्ट्री में आपका मैक्सिमम याद करने वाली चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं पॉलिटी भी आप जो याद ही कर रहे होगे उसमें भी ऐसा बहुत ज़्यादा कोई डीप नहीं समझने वाला, ठीक है। आपको इजीली चीज़ें वहाँ पे क्लियर भी हो जाएंगी, तो मैक्सिमम वहाँ पे रटना नहीं पड़ेगा। बट जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के अंदर आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी ज़्यादा, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक बात लिखी, स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली जब होता है कि आप बहुत जल्दी शुरू करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने सिलेबस ऑलरेडी शुरू कर रखा होगा, बहुत ही अच्छे खासे पेज पे कर रहे होंगे, बट जो नहीं भी कर रहे थे, अब ये सोचने का फायदा नहीं है कि किया कि नहीं किया, अब स्टार्ट कर दो। अभी जितना जल्दी स्टार्ट कर दो उतना अच्छा है। आज वीडियो देख रहे हो, आज ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। वेट मत करो बहुत ज़्यादा, जितना डिले करोगे आपका नुकसान है। स्टार्ट अर्ली, आज ही स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखो, आपको मिनिमम ड्यूरेशन बता देता हूँ, कम से कम कितना टाइम लगेगा ये सब कुछ करने में आपको, तो कम से कम 3.5 मंथ्स रिक्वायर है। क्या 3.5 महीनों से पहले नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये 3.5 महीने में आपको पूरा बोला है 100% सिलेबस करने के लिए, विद इट्स रिवीजन ऑल्सो, ठीक है। रिवीजन इंक्लूड करके बोल रहा हूँ कि 3.5 महीने में आप ये सिलेबस कर सकते हो, बट इसकी भी कंडीशन है कि आपको डेली कम से कम 1 घंटे तो एसएसटी को देना ही पड़ेगा, तभी आप चीज़ें कर पा रहे होंगे, ठीक है। डिटेल मतलब प्रॉपरली, डिटेल मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका 100 में से आप टारगेट करते हो कि आपको 95 भी लाना है या उससे ऊपर भी लाना है, और आपको प्रॉपरली नॉलेज भी गेन करनी साथ में, तो 3.5 महीने रिक्वायर्ड हैं इसके लिए। इससे कम में तो बात बनेगी नहीं अगर आपको प्रॉपरली करना है तो। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, आपने पहले से बहुत चीज़ें आपको आती हैं, आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप चीज़ों को अभी भी याद रख सकते हैं, जो कि बहुत रेयर बच्चे होते हैं ऐसे जिनको चीज़ें याद रहती है, बहुत सारी, बहुत रेयर बच्चे ही होते हैं वो, बट होते हैं ऐसे बच्चे भी जिनको सब कुछ याद रहता है पिछले क्लासों का भी, ठीक है। अगर वो बच्चे हैं तो हो सकता है आप सिलेबस को 1.5 मंथ्स के अंदर भी निपटा दें, ठीक है, हो सकता है ऐसा। अगर देखो कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, बुक के अंदर डिफिकल्ट लग रहा है, टीचर ने समझा जब भी समझ नहीं है, तो आप एआई का यूज़ करो। एआई में जाकर लिखो कि इस टॉपिक को सिंप्लीफाई कर, जितना आसान तरीके से हो सकता है उतना आसान तरीके से समझा दे आपको। तो एआई का यूज़ आप कर सकते हैं। आप एआई एरा के अंदर जी रहे हैं, एआई को यूज़ करने में कोई वो बात नहीं है कि आप क्यों यूज़ कर रहे हैं। हाँ, बस कहाँ यूज़ नहीं करना है, जब आपको आंसर करना है खुद से तो वहाँ यूज़ मत करना। खुद से प्रैक्टिस करो, टेस्ट करो तो नहीं करना, लेकिन जब सीख रहे हो, जब पढ़ रहे हो, उस टाइम पर डेफिनेटली आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब एआई का यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप साइड में फ़ोन रख के पढ़ते रहेंगे और हर एक बात को उस पर पूछते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ते वक्त पढ़ते रहना है, और एक पेज लेके आपको जो जो डाउट आ रहे हैं उनको मेंशन कर लेना है, और एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट निकाल के फिर आपको एआई का यूज़ करके उन चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई जब आप कर रहे होगे तो ये नहीं कि सिर्फ पढ़ के छोड़ देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको भी पेज पे लिख लेंगे, जिससे कि आपको दोबारा वो चीज़ें फिर से ना देखनी पड़े, आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए, ठीक है। यहाँ पे मेरी एडवाइस क्या है, मैं प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहा हूँ कि किस ऑर्डर से आपको सिलेबस करना चाहिए। पहला काम जियोग्राफी निपटाओ, उसके बाद हिस्ट्री निपटाओ, उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड देन पॉलिटी। ये तो आपको लग रहा होगा कि चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, ऐसा नहीं है। मैं आपको, अब देखो चैप्टर इसी तरीके से लिखा है तो मैं क्या करूँ उसके अंदर, ठीक है। बट मेरा जो कंसिडरेशन है कि पहले आपको जियोग्राफी कर लेना चाहिए, मेरा हाईली वेटेज है। अगर 3 बाकी भी हटा दो, सबसे पहले जियोग्राफी करो। जियोग्राफी करना है, मस्ट है। थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, टाइम लगेगा आपको, तो जियोग्राफी पहले ही कर लो। हिस्ट्री पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लगेगा तो हिस्ट्री कर लो। इकोनॉमिक्स पढ़ने में टाइम कम लगेगा बट कॉन्सेप्चुअल है, फिर इकोनॉमिक्स करो। पॉलिटी आपका ईजी है, मैक्सिमम बच्चे इसको ईजिली समझ जाते हैं, तो पॉलिटी आप लास्ट में रख सकते हो करने के लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है डीप इनसाइट्स मिले होंगे। इस बार जो नया सिलेबस आ रहा है, कैसी चीज़ अब आपको देखनी है, कैसे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन लाना है, ठीक है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे, और उम्मीद करता हूँ बुक ऑफिशियली जल्दी जो है रिलीज़ हो जाएगी यहाँ पे, और रिलीज़ भी हो जाएगी, और इसका ऑफकोर्स आपके पास एक टाइम आएगा जब बुक आप पे प्रिंट होके भी आ जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।